चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये वो नारा है जिसके साथ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें इस नारे पर मुहर लगी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और अब 2024 के लिए पार्टी ने अपना लक्ष्य 100 सीटों का बढ़ा दिया है। पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है बीजेपी चुनाव प्रबंधन में मास्टर मानी जाती है और उसके नारे भी उसके पक्ष में माहौल बनाने में कारगर साबित होते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको याद ही होगा। यदि बीजेपी के मोदी युग के नारों पर बात की जाए तो कई दिलचस्प और बेहद आकर्षक नारे हैं। एक नजर डालिए आप भी इन नारों पर। सबसे पहले 2024 की बात करते हैं। अब की बार मोदी सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत, इस नारे की भी बड़ी चर्चा हुई और विपक्ष ने इस पर काफी ऐतराज भी जताया। अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको याद होगा 2014 की सभाएं प्रधानमंत्री की, जब ये नारा गूंजता था और सामने से तालियों की गड़गड़ाहट, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हालांकि बाद में ये नारा, खुद प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति उठाई थी, तो ये नारा पीछे हो गया था। सबका साथ, सबका विकास, इस नारे में कुछ और चीजें भी अब जुड़ गई हैं। तो ये वो नारे थे और नारे बड़े खरे होते हैं, बड़े करारे होते हैं और ये खरे और करारे नारे किसी भी पार्टी की जीत की नींव रखने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। 2019 में देखिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा बहुत जम के गूंजा, मोदी है तो मुमकिन है। तो 2019 के ये वो नारे हैं और 2024 का नारा आपके सामने है। अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो नारों के मायने क्या है? जैसा हमने कहा, नारे बड़े करारे, ये करारे नारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है। 400 सीटों के टारगेट से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। जीत की हैट्रिक बनाने की भी उसकी कोशिश है, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रही है, लगाएगी ही, क्योंकि 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा। तो बीजेपी एक तोहफा भी देना चाहती है अपने उस संगठन को, जो उसकी ताकत है, जो उसकी एक बहुत बड़ी सोच की दृष्टि से उसकी एक बहुत ही मातृ और पितृ भूमिका वाली संगठन है। इस पर क्या कुछ कहते हैं मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सुनिए। देखिए, मोदी जी की नेतृत्व क्षमता और उनकी जनप्रियता इस विधानसभा चुनावों में भी सबके सामने आई है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे अधिक सीटें इस देश में जीतने वाली है। तो मोदी जी की कार्यक्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता और जो उन्होंने अद्वितीय कार्य मां भारती के वैभव में 4 चांद लगाने के लिए किए, उससे तय है कि इस बार नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मोहन कैबिनेट की बैठक बुधवार 3 जनवरी को जबलपुर में होगी। मीटिंग के समन्वय की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी को सौंपी गई है। वहीं शक्ति भवन में होने वाली इस बैठक को लेकर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और लगभग सारे इंतजामात अपने अंतिम चरणों में हैं। ये दूसरा मौका होगा जब शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कमलनाथ सरकार जब 2018 के बाद सत्ता में आई थी तो शक्ति भवन में कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। दूसरी बार मोहन यादव सरकार की बुधवार को कैबिनेट की बैठक शक्ति भवन में होने जा रही है। विवेक तनखा जी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जताई है। उनका ये कहना था कि हम सोच रहे थे कि दूसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनती है तो बैठक वहाँ होगी, लेकिन बीजेपी इसको फॉलो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। महाकौशल से महासंदेश क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रदेश के अलग अलग संभागों में संतुलन को बनाना, यानी बिल्कुल तराजू के पलड़े की तरह बैलेंस बनकर चले। प्रशासनिक कार्य प्रणाली में इनोवेशन, यानी नए प्रयोग और नए आविष्कारों का संदेश देना। सरकारी मशीनरी को संभाग स्तर पर एक्टिव करना। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर सिस्टम में सख्ती बरतने की तरफ बढ़ना और कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करने वाले महाकौशल रीजन को ये मैसेज देना कि हम तो आपके साथ हैं भैया, चिंता करने की क्या बात है।
2024 चुनाव से पहले, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में इस रीजन में आदिवासियों का रहवास है, निवास है, तो उनको एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं और बीजेपी लगातार आपको लेकर आगे बढ़ेगी। क्या मायने हैं इसको भी समझिए ज़रा। कैबिनेट के मायने क्या हैं? प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जैसा हमने आपको बताया कि कुछ नए प्रयोग, नवाचारी प्रयोगों का संदेश, उपेक्षित करने वाले महाकौशल, उपेक्षित फील करता रहा है महाकौशल, वहाँ रोजगार की ज़रूरत है, उद्योगों की ज़रूरत है। तो ये मैसेजिंग भी बहुत साफ है कि महाकौशल की तरफ अब फोकस है और वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जनजाति बहुल इलाके हैं और जहाँ कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में, यही शायद एकमात्र ऐसा रीजन है जहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा है, तो उस चुनौती को भी समझकर बीजेपी यहाँ अपनी ताकत लगाने जा रही है। तो इसीलिए महाकौशल में मोहन यादव कैबिनेट है। इसको लेकर विवेक तनखा जी, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी बात भी कही है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से कहा था कि अगर सरकार बनती है तो कैबिनेट बैठक यहाँ हो, उसका वायदा लिया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार मेरे संकल्प को 3 जनवरी 2024 को पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर जबलपुर फिर इतिहास रचेगा। धन्यवाद। और विवेक तनखा एक ऐसे राजनेता हैं, उन्होंने कहा है सपना और संकल्प, इस प्रिय शहर को पूरा करने के लिए मैं विदेश में हूँ, नहीं तो इस ऐतिहासिक वक्त पर मैं मौजूद भी रहता जबलपुर में। बधाई हो जबलपुर को, महाकौशल वासियों को कि ये मौका जबलपुर को मिलने जा रहा है। तो विवेक तनखा जी ने इसको लेकर धन्यवाद कहा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक है जिसमें मोदी की गारंटी पूरा करने पर चर्चा होगी। साथ ही राजिम धार्मिक सभा का नाम बदलकर वापस राजिम कुंभ मेला किया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर राजिम पुन्नी मेला कर दिया था, जिसे बुधवार को होने वाली बैठक में बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही फरवरी से महतारी वंदन योजना शुरू करने पर भी चर्चा होगी। ये वही महत्वपूर्ण योजना है जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना रही और वहाँ ये महतारी वंदन है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री और 11 मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले हुई कैबिनेट की दोनों बैठकों में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए थे। तो मुकम्मल बैठक ये होगी। क्या है राजिम महाकुंभ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। राजिम में आयोजित एक वार्षिक हिंदू तीर्थ यात्रा जिसमें हजारों भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसको एक तरह से कुंभ का दर्जा दिया गया, जिस तरह हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। 22 फरवरी से होगी इसकी शुरुआत। 15 दिनों तक चलेगा ये मेला। 5वें कुंभ के रूप में माना जाता है राजिम कुंभ। तो यहाँ देश भर से आने वाले संतों का समागम होता है और श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। महतारी वंदन योजना ये क्या है? बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था वादा, गरीब महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए महीने। सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए प्रोविजन किया है। योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये महिलाओं को लगातार मिलने वाली यानी सालाना योजना है और इस तरह से एक महिला को 12,000 रुपए एक साल में मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में उलझते दिख रहे हैं। 3 जनवरी को हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। राज्य में सुगबुगाहट है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। राबड़ी देवी की तरह, याद आया आपको? कभी एक ही थे दोनों राज्य, तो दोनों का तासीर तो मिलेगा ना साहब। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये सिर्फ बीजेपी की कोरी कल्पना है। बता दें, रांची में जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बीती 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को 7वीं बार सम्मन भेजा था। इसे आखिरी सम्मन बताते हुए ईडी ने 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। इसके बाद अगर बात करें मंगलवार की यानी आज की, तो हेमंत सोरेन का जवाब ईडी के दफ्तर पहुंच गया है। तो झारखंड सरकार के मुखिया पर मंडरा रहे हैं
संकट के बादल। कैसे हैं ये बादल, क्या है पूरी कहानी, ये भी देखिए। हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। हेमंत सोरेन पर खनन भूखंड आवंटित करने का आरोप है गलत तरीके से, जिसके लिए कोई नियम प्रक्रिया अपनाई नहीं गई। सोरेन पर फर्जी कंपनियों में निवेश करने का भी आरोप है। एक से बढ़कर एक संगीन आरोप है। पूर्व सीएम रघुबर दास ने लगाया था आरोप। सीबीआई और ईडी कर रही है पूरे मामले की जांच। फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों का खेल, सेना की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन पर कब्जा, बरियातू रोड स्थित सेना की 4.55 एकड़ जमीन पर कब्जा, और जो फर्जी दस्तावेज हैं उनके जरिए इसकी खरीद फरोख्त भी कर दी गई। जमीन की रसीद 80 साल पुरानी तारीख में कटवाई गई। कमाल है साहब, वाह। मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसकी शक की सुई या आप कहिए शक का बल्लम जो है वो सोरेन साहब की तरफ है, और इसीलिए ईडी ने उनकी तरफ ये जांच की प्रक्रिया बढ़ाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बस ट्रकों के थमे पहिए, 2 दिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बीत चुके हैं, जब ट्रक और बस के पहिए थमे हैं। देश भर में बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी और बाकी ज़रूरी चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। इससे इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। हालांकि मंगलवार शाम तक राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हद तक स्थितियां नियंत्रित हुई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित सभी जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई प्रभावित हुई है। बसें बंद होने से यात्रा पर भी असर हो रहा है। स्कूल वैन बंद होने से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 8 तस्वीरें हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर, सागर, बैरसिया और सिंगरौली। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि सूरत हाल क्या है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के शहरों की स्थिति काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं ये तस्वीरें। हालांकि पेट्रोल पंप में आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि स्थितियां अब काबू में आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित होने से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर जैसे शहरों में देर रात तक पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगी रही। तो वहाँ भी मंजर मध्य प्रदेश से मुख्तलिफ नहीं था। वहाँ भी पेट्रोल पंप्स पर भीड़ थी, लेकिन अब हालात काबू में आ रहे हैं, जैसा हमने जिक्र आपसे पहले किया। और अब उतनी बेचैनी और हड़बड़ी तो नहीं है पेट्रोल पंप्स पर जो हमने देखी थी एक दिन पहले, जब ऐसा लग रहा था कि फिर पुरानी तकलीफ कोई प्रकट हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल और बस और ट्रक के पहिए थमने के बाद के सिनेरियो की कहानी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर है अयोध्या से। अयोध्या इस समय प्रभु श्री राम की जय जय, और सबके मन की इच्छा है कि चलें अयोध्या। 2 कदम आगे बढ़ाइए तो अयोध्या है, मन की भी अयोध्या है। अगर बात करें 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले ऐतिहासिक समारोह में राम के ननिहाल का भी बड़ा योगदान होगा। राम की नगरी में होने वाले महाभंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल और सब्जियों का महाभोग लगेगा। छत्तीसगढ़ के खान पान की खुशबू अवध में महकेगी। अरवा चावल से भरे ट्रकों को पहले ही भेजा जा चुका है। 3000 क्विंटल चावल 11 ट्रकों से भिजवाए गए हैं। अब सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया है कि अब प्रदेश से सब्जियां भी अयोध्या भेजी जाएंगी। किसानों ने अब तक 100 टन सब्जियां प्रभु श्री राम के लिए मंदिर में वहां जो भंडारा होगा या तमाम जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं उसके लिए भिजवाने का फैसला कर लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाभोग के लिए भेजा जा चुका है अरवा चावल। बड़ा ही खुशबूदार और धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और ये भेजी जा रही हैं सब्जियां प्रभु श्री राम के लिए। देखिए भक्तों का प्रेम देखिए आप, कि पहले चावल और अब सब्जियां। और कौशल्या माता का मंदिर है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की,
तो वहाँ पर कौशल्या माँ का मंदिर है और इसीलिए ननिहाल कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये बात कह रही है कि बीजेपी ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के छोला क्षेत्र में पहुंचकर मंगलवार शाम को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया लोगों को और घर घर दीपक जलाने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमंत्रण पत्र के साथ दीपक और अक्षत बांटे, जो कि सनातन परंपरा में निमंत्रण की एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी मान्य प्रणाली है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं कि वहां पहुंचे और लोगों से घिरे हुए मुख्यमंत्री ने आमंत्रण पत्र बांटे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश भर में यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, वो अक्षत देने के लिए पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव आप दिखाई देंगे और वो यहाँ पर अक्षत बांटने के लिए। तो आप देख रहे थे कि लगातार जिस तरह से बात हम करें, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी भोपाल में लोगों को घर घर जाकर अयोध्या आने का निमंत्रण वो दे रहे हैं, साथ ही घर पर दीप जलाने का अनुरोध भी कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, सर आमंत्रण दिया जा रहा है। राम तीर्थ क्षेत्र से, अयोध्या से सबको आमंत्रण आया है और हम एक प्रयास कि सभी को घर घर जाकर के पीले चावल अक्षत दे करके भगवान राम 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला विराजमान होंगे। ये भारत का गौरव है, दुनिया का गौरव है। तो आज आमंत्रण देने के लिए सबको आए। माता जी प्रणाम। देख सकते हैं आप, ये आमंत्रण देते हुए नजर भी आ रहे हैं और जो 500 वर्षों का इंतजार था वो 22 जनवरी को पूरा होगा। वो पूरी तरीके से माहौल बनाया जाए दीपावली की तरह देश भर में, इसी को अग्रसर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहाँ पहुंचे हुए राजधानी भोपाल में और घर घर जाकर पत्रक और निमंत्रण देते हुए वे नजर आ रहे हैं। तो अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अब पहले उन्होंने एक घर में दिया, अब दूसरे घर पे पहुंचे हैं और आप लगातार वे सबको जो है निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपने देखा, वे लगातार घर घर पहुंच रहे हैं और पूरी तरीके से लोगों को बता भी रहे हैं कि रामलला भी पहुंचना है और यदि नहीं पहुंचते हैं तो अपने घर पर एक उत्सव मनाना है और दीपावली की तरह यह उत्सव मनाया जाना है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा इसको लेकर एक माहौल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और अगर आपने गौर से देखा होगा तस्वीरों को, वीडी शर्मा जी और उन बुजुर्ग महिला के बीच में जो भाव का संवाद है, जो संकेतों से है, उसमें कितनी गहरी श्रद्धा और राम प्रभु श्री राम को लेकर आस्था का दृश्य हम देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अयोध्या से निकल कर चलते हैं साउथ अफ्रीका सेंचुरियन की तरफ, जहाँ भारतीय क्रिकेट टीम को सेंचुरियन टेस्ट में मिली थी तगड़ी पटखनी और घायल हुए भारतीय शेर अब टेस्ट सीरीज में बराबरी करने के लिए केपटाउन के मैदान पर फिर अफ्रीकी टीम से भिड़ेंगे। 2 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच बुधवार से शुरू होगा। भारत अब तक साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत नहीं सका है। इस बार भी उसका ये ख्वाब अधूरा रहने वाला है क्योंकि अब एक ही टेस्ट बचा है और आप जीतते भी हैं तो ये बराबरी पे छूटेगी। हालांकि उसके पास दूसरी बार सीरीज ड्रॉ कराने का मौका है, इतना तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए भी टीम इंडिया को केपटाउन में इतिहास रचना होगा। भारतीय टीम ने अब तक इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनौती आसान कतई नहीं है। उसे यहाँ खेले गए 6 टेस्ट मैच में 4 में हार मिली है और 2 टेस्ट मैच जो हैं वो ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सीरीज बराबरी पर लाने की मुश्किल चुनौती तो है ही। दोनों बोर्ड्स की रजामंदी से दूसरे टेस्ट मैच के समय में बदलाव किया गया है। पहले ये मैच
भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाला था, लेकिन अब इसे दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। 5 दिन खेल शुरू होने का, यानी पांचों दिन खेल जब भी शुरू होगा तो वो 1:30 बजे के बजाय वो 2 बजे से शुरू होगा। कम ऑन टीम इंडिया, दिखाओ जरा अपना जज्बा और कम से कम बराबरी तो करो। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोई फिल्म पूरे 20 साल तक थिएटर में दोबारा रिलीज हो और उसका शो भी हाउसफुल चले और थिएटर में कॉमेडियन की एंट्री पर ऐसा शोर हो कि जैसे कोई सुपरस्टार पर्दे पर आया है, ऐसा कितनी बार होता है? कितनी बार देखा आपने ऐसा? लेकिन ऐसा हुआ है और थिएटर से इसका वीडियो वायरल हो रहा है। साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा की तेलुगु फिल्म वेंकी साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ कॉमेडियन ब्रह्मानंदम भी थे। इसे एक आइकॉनिक फिल्म माना जाता है। 30 दिसंबर 2023 को वेंकी को दोबारा थिएटर्स में रिलीज किया गया और इस फिल्म में ब्रह्मानंदम की एंट्री पर जनता का रिएक्शन वायरल हो रहा है। वेंकी के एक सीन में रवि तेजा ट्रेन में है और अपने कुछ साथियों के साथ बातें कर रहे हैं। तभी सीन में एक नए पैसेंजर की एंट्री होती है। वेंकी जो फिल्म है, इसमें पैसेंजर का रोल कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने किया था। जब ये सीन बड़े पर्दे पर आया तो दर्शक अपने एक्साइटमेंट पर काबू नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पर ब्रह्मानंदम की एंट्री का वीडियो वायरल हो रहा है और उनके आते ही थिएटर में बैठी जनता ऐसे चीयर कर रही है, ऐसे चिल्ला रही है जैसे कई बार सुपरस्टार्स की एंट्री पर भी ऐसा नहीं होता। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो साउथ में दर्शकों का जुनून फिल्म और फिल्म स्टार्स को लेकर अलग है। ब्रह्मानंदम जी ने याद दिला दी महमूद साहब की, जो हिंदी फिल्मों के ऐसे सुपरस्टार कॉमेडियन थे जो पर्दे पे आते थे तो किसी तरह वेलकम होता था। हम काले आई तो क्या हुआ, दिलवाले आई। और अब इस दिलवाला तो नहीं सर, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को भी इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी आपसे फिर बुधवार को इसी समय इसी वक्त, लेकिन अब वक्त आपसे इजाज़त लेने का है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।